सिवान जिला के मशहूर डॉक्टर आर.के. सिंह सर हैं, जो हेमोपैथी के जनक इनको कहा जाता है। और पूरे सारण में मुजफ्फरपुर से लेके सारे जगह के लोग जो है यहाँ मेला लगा देते हैं इलाज कराने के लिए। और आइए उनसे मिलते हैं, कुछ उनसे जानकारी लें हेमोपैथी के बारे में। सर बताइए, कब से आप मरीज को देख रहे हैं? हम RBTS कॉलेज मुजफ्फरपुर से पास किए हैं 1975 में। उसके बाद से हम मुजफ्फरपुर में ही कोशिश करने लगे प्रैक्टिस अपने जमाने के लिए। और धीरे धीरे कॉलेज में भी कभी मैं जाते आते रहता था, वहाँ के OPD में भी रहा करता था। और धीरे धीरे मैं प्रयास में लगा रहा। प्रयास में लगते रहने से उस समय मालूम हुआ कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी चीफ मिनिस्टर थे और उनका प्रयास था कि इस कॉलेज को हम सरकार टेक ओवर कर लेगी। यही हुआ। हम लगे रहे, कॉलेज में आना जाना मेरा बना रहा। वहीं पर प्रैक्टिस भी किया करते थे, नज़दीक होने से अप्रोच भी होता था। और वहाँ पर हम जा कर के हमको वहाँ के टीचर लोग और वहाँ के लड़के भी जो समकक्ष थे हमको मौका देते थे। बराबर में रोगी वहाँ पर देखते रहता था। 150 रोगी तो पर डे देख ही लिया करता था। उसके बाद इत्तेफाक हुआ, कॉलेज में निकला, वैकेंसी निकला, कॉलेज टेक ओवर हुआ और मेरे नाम का हमारे तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर RD झा थे, उन्होंने मेरे नाम का प्रस्ताव रखा और टीचरों के साथ मेरा भी हुआ। और होने से हमको काफ़ी खुशी हुई। हम एज ए ट्यूटर उस समय हम नियुक्त किए गए। धीरे धीरे प्रमोशन होते आगे चल कर के हम प्रोफेसर पद से हम अवकाश प्राप्त किए हैं। 2018 में 31 अगस्त को। उसके बाद अवकाश प्राप्त करने के बाद से मेरा भी रहा कि मैं जब देखूँ रोगी को तो जितना सस्ता हो सके, क्योंकि देहात में गरीबी को आदमी देखा है कि कैसे लोग गरीब होते हुए इलाज कराने में कितना उनको महंगा पड़ता है। डॉक्टर लोग अपनी अज्ञानता से या शोषण की रूप से ज़्यादा पैसा ले लिया करते थे। तो हम इस बात पर गौर किया और हम उसको दूर करने के लिए जितना सस्ता हो सकता है, सुंदर हो सकता है, मैं कोशिश किया। एडमिशन कराने के वक्त ही लोग कहा करते थे कि होम्योपैथिक में जिनका एडमिशन होता है, मैं उसमें अनमैरिड था। होम्योपैथिक में एडमिशन जो होता है उनका तो शादी ब्याह ही नहीं होता। और मैं आज के तारीख में आपको बताऊं, हमारी एक नहीं दो शादियां हुई हैं। और इस चीज़ को मैं, इस यूनिवर्सिटी को मैं तोड़ने की कोशिश किया है कि नहीं होता है। हम प्रयास किए आगे बढ़ने के लिए, समय हमको सहयोग दिया, हम समय के साथ चलते रहे। जब भी समय हमसे आगे भागने की कोशिश किया, मैं पकड़ते चला गया। और होता क्या है, मैं आज के तारीख में बताऊं कि गुजरे हुए राही को ही राहों का ख्याल रहता है। मैं इस राह से गुजरता हूँ, गुजरे हुए राही को ही राहों का ख्याल रहता है। आज लोगों पर हंसी या मायूसी हो, पर उस वक्त का एहसास जिगर में अभी भी रहता है। मैं उस चीज़ को देखा हूँ कि होम्योपैथी को कोई पूछता नहीं था, कोई जानता नहीं था। मैं यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके जब कभी भी छुट्टी के दिन गांव पर जाया करता था तो 2 आदमी 4 आदमी हमको मिलते थे अपने इलाज के लिए। सर्दी खांसी बुखार ये सब चीज़ को मैं ठीक कर लिया करता था। और 2 खुराक 4 खुराक दवाई देने के बाद से बहुत कुछ ठीक हो जाया करता था। वो पैसा दिए नहीं दिए मैंने कभी खोजा नहीं, लेकिन उनके दिल में मैं ये स्थान बना लेता था कि होम्योपैथिक से भी आदमी को ठीक किया जा सकता है। ये सस्ता है, सुलभ है, ये सस्ता रहेगा और सुलभ भी रहेगा आने वाले दिन में। ज़रूरत है सरकार थोड़ा सा और प्रयास करे, हम लोगों को सर्विस दें, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनको सर्विस दें, अपना सहयोग दें, उनको अच्छे जगह पर पोस्टिंग किया जाए, देहातों में भेजा जाए जहाँ ऑर्थोपैथी के डॉक्टर लोग नहीं जाना चाहते हैं, जो एलोपैथ वाले नहीं जाना चाहते हैं, उनको वहाँ पोस्टिंग किया जाए। वो बहुत कुछ अच्छा रिजल्ट देंगे। सरकार के लिए हेल्पिंग एटीट्यूड उनका रहता है। समाज में वो है ख्याति प्राप्त कर लिए रहते हैं और ख्याति प्राप्त होते हैं तो सरकार को भी इससे बड़ी फ़ायदा मिलता है। सरकार का भी नाम होता है। सरकार का कोई आदमी आया था जो इलाज किया बहुत कम पैसा में, असाध्य से असाध्य बीमारी हमारी ठीक हो गई। और अपनी लाइफ में का हमको कोई देता था मैंने कभी खोज नहीं किया, और क्या हमसे इससे मिलता है मैंने कभी खोज ना किया। बस एक बात है, इसमें नो लॉस नो प्रॉफिट के आधार पर मैं इसको चलाता हूँ। आज सर आपका 74 साल का उम्र हो गया है और 40 साल से आप इलाज कर रहे हैं, और इतना एनर्जेटिक, इतना एनर्जी कहाँ से लाते हैं कि सुबह से शाम तक
नौजवान के जैसे आप मरीज को देखते रहते हैं। कभी हम आज तक आ रहे हैं आपके पास, लेकिन कभी थका नहीं आपको देखे हैं। इसका रीज़न क्या है? सर, लोगों के सहयोग से जो मुझको शक्ति मिलता है, वही शक्ति को मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। लोगों का विश्वास यही मेरा फिक्स डिपॉजिट होता है। लोग हमसे जिस आस लेकर आते हैं, उनके आस को पूरा करता हूँ। उनकी दुआएं से जो मुझको शक्ति मिलती है। मैं 74 का होकर के बहुत कुछ नहीं हो गया हूँ। मैं कोशिश करता हूँ 94 तक पब्लिक की सेवा करूँ, इसी के साथ रहूँ। जीऊँ तो उनके साथ, मरूँ तो उनके साथ। हमको मुनाफा की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी लोगों पर मुस्कुराहट, आपके बच्चों की खुशियाँ, यही मेरा सबसे बड़ा फिक्स है। और यही आपकी दुआएं हमको एनर्जी देता है, एनर्जेटिक बनाए रखता है। दूसरी की बात, इतनी फुर्ती रखता हूँ। खान पान में कभी मैंने मांस, मछली, बजरा ये सब का सेवन नहीं किया। सादा खाना खाने से हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। हाँ, कोरोना के वक्त कोरोना हमको हो गया था। कोरोना के वक्त से कुछ कमजोरी हुई, कोई शुगर भी हमको आने लगा, लेकिन अपने मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट, खान पान की चीज़ से मैंने इसको अपने ठीक कर लिया। और लोगों की दुआएं हमारी शक्ति है, उसी से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आकर कोई कहता है कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा बच गया, कोई कुछ पैसा नहीं लगा, ये हमारे लिए बहुत बड़ा पूंजी होता है। और पूंजी का मैं तो ये कहता हूँ कि दुआएं हमारे लिए फिक्स डिपॉजिट होता है। और इस फिक्स डिपॉजिट में से जब चाहता हूँ मैं जाकर अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को एग्रेसिव बना लेता हूँ। आगे वाले जो पीढ़ी हैं सर, उनके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? आने वाली पीढ़ी के लिए यही है कि अगर आप ईमानदार बने रहिएगा, शिक्षा ईमानदारी से ग्रहण कीजिए। देहात में प्रैक्टिस कीजिए या शहर में प्रैक्टिस कीजिए, ईमानदार विचार को रखिए। जो सच्चा डॉक्टर होता है, क्या मिलता है इसको उस पर ध्यान नहीं दे। जो डॉक्टर का पैसा पर ध्यान हो जाएगा, वह ईमानदारी से प्रैक्टिस नहीं करेगा। और ईमानदारी से प्रैक्टिस करने के लिए, एक पोटेंशियल डॉक्टर बनने के लिए, समाज में एक साख बनाने के लिए, लोगों से विश्वास बनाने के लिए, लोगों की दुआएं प्राप्त करने के लिए, आप ये मत सोचिए कि हमको क्या मिल रहा है। आप ये सोचिए कि हमने इनको कितना फ़ायदा दिया। आप ये सोचिएगा कि हम इनको कितना फ़ायदा दिए। वही फ़ायदा आपके लिए एनर्जी होगा, आपका फिक्स डिपॉजिट होगा, उससे आपको शक्ति मिलेगी। उनकी दुआएं ही आपको जीवन को लंबा करेगा, जैसा मैं अपने में पाता हूँ। तो पुराने मरीज भी आते होंगे जिनका कहीं इलाज संभव नहीं हो पा रहा होगा, थक हार के आते होंगे, उनके लिए क्या करते हैं आप? सर, इस तरह से मेरे पास लोग जो आते हैं, दो बात सोच के आते हैं। एक तो एलोपैथी दवाएँ बड़ा महंगा पड़ता है, जाँच उच कराने में भी बहुत महंगा पड़ता है लोगों को। और देहात में, बिहार के देहातों में जो रहते हैं, बड़ी गरीबी है। इससे बच कर, थक हार करके लोग मेरे पास आते हैं। हमारे यहाँ इलाज किसी पैथोलॉजिकल बेस पर नहीं होता है। हमारे यहाँ इलाज सिम्टोमेटिकोलॉजी बेस पर होता है, और उसी सिम्टम पर मेरा दवा सिलेक्शन होता है। छोटी छोटी जो बीमारियाँ हैं, उसके लिए एलोपैथिक में लोग जाते हैं, इलाज भी वहाँ होता है, लेकिन क्योंकि उन लोगों को महंगा पड़ता है, इसलिए हमारे पास लोग ज़्यादा विश्वास करके आते हैं। सारी पैथी अपने अपनी जगह पर ठीक है, एलोपैथिक आज तक नहीं रहे, तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हम इलाज करके सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम ठीक नहीं कर पाएंगे। होम्योपैथिक का स्थान अपना अलग है, एलोपैथिक का स्थान अपना अलग है, यूनानी का भी स्थान अलग है, और आयुर्वेद का भी स्थान अलग है। जो जहाँ है अपने अपने स्थान पर है, मैं अपने स्थान पर हूँ। हमारे पास असाध्य बीमारियाँ आती हैं जो एलोपैथी दवा खाने के बाद भी ठीक नहीं होता है। कभी कभी और उसमें डॉक्टर की दोष नहीं होता है, मरीजों की अज्ञानता ही उसका कारण होता है। उसकी गरीबी मुनासिब दवा नहीं ले पाता है, जितना डॉक्टर साहब लिखते हैं वो नहीं लेते हैं, जिसका अधूरा दवा चलने से कंप्लीट बीमारी ठीक नहीं हो पाता। जिसका नतीजा ये होता है कि मेरे पास इस विश्वास से आते हैं कि कम पैसा में हमारा उद्धार हो जाएगा, सुधार हो जाएगा, इसलिए विश्वास लेके आते हैं।